लिखी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्ष थी, उस समय जब ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी और एनपीएस के तहत वो लोग थे, तो मात्र 3,000 रुपया उन्हें पेंशन मिलती। हमने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को महज 3,000 5,000 रुपये मिलते थे, वो बढ़कर 30,000 रुपया और 50,000 रुपया हो गया। अगर हमने ये राजनीतिक लाभ के लिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी होती, तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, तो हम 2027 में, जैसे कि बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनावों से पहले डाल दिया, हम स्कीम लागू कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनने के पहले महीने से लागू कर दी और आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के पात्र है। लागू ही नहीं की, जो नए आने वाले सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी ये शुरुआत इसको शुरू किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, यानी कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को हमने पहचाना। हमारे किस प्रकार से हम अपने उद्योगों को, डेयरी उद्योग को विकसित कर सकते हैं, और हमने अपने पशुपालक जो हमारे गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, 1 लीटर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कृषि पशुपालक है 51 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध की सरकार खरीद करती है, एमएसपी दिया जाता है। उसके अलावा अगर वो दूध पालक जो है 2 किलोमीटर के बाहर से दूध लेकर आता है, तो 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसे किराया भी दिया जाता है। हिंदुस्तान का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जो दूध पर एमएसपी देते हैं। उसके बाद हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, जौ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया और कच्ची हल्दी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने घोषित किया। गेहूं हम किसानों से 60 रुपए किलो खरीद रहे हैं, मक्की 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं, कच्ची हल्दी हम 90 रुपए किलो खरीद रहे हैं, और जो हमारी जौ है उसको हम 40 रुपए के 60 रुपए किलो खरीद रहे हैं। रूरल इकोनॉमी कैसे विकसित होगी? मैं बिहार के हालात देखकर ये कह सकता हूँ कि गांव का नाम लेकर किसान की आमदनी को दुगना करने की बातें तो राजनीतिक दल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने इस प्रकार के दुगनी आय करने की बजाय हमने कहा कि किसान की आय ज्यादा हो, और उस दृष्टिकोण से हमने एमएसपी की, और तकरीबन आज 2,28,000 किसान हमारी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्राकृतिक खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार में जो हमारी मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं, बहुत कम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं। हमने अपने संसाधनों से, जहां 240 रुपए दिहाड़ी है, वहां हमने उसको बढ़ाकर पिछले 3 साल में 80 रुपए की बढ़ोतरी की, 320 रुपए हमारी सरकार ने की। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए, यानी यहाँ बीघा होता है या एकड़ होती है, 1 एकड़ में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 4% इंटरेस्ट पर सोलर पावर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए अनुदान सब्सिडी देती है। ई टैक्सी योजना अपने पर्यावरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। ई टैक्सी युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने शुरू की। उसमें क्या हमने प्रावधान किया? ई टैक्सी योजना के तहत अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ, रोजगार युवा साथी हमारी योजना के तहत अगर ई टैक्सी 20 लाख रुपए की खरीदता है,
तो 10 लाख रुपए का अनुदान हमने अपने युवाओं को दिया। और उसके बाद उस युवा की गाड़ी हमने सरकारी क्षेत्र में लगाई और कहा कि 20 लाख की गाड़ी में आपको 10 लाख अनुदान देना पड़ेगा, 10% मार्जिनल मनी देनी पड़ेगी और 10% मार्जिनल मनी के बाद सरकार में उसकी 4 साल की गारंटी है कि इसकी गाड़ी 4 साल सरकार में लगेगी और अशोर्ड मंथली इनकम 65,000 रुपया उस युवा साथी को मिलेगी। हम सरकारी क्षेत्र से गाड़ियों को हटाकर ई व्हीकल की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये प्रतिबद्धता है कांग्रेस की सरकार की हिमाचल प्रदेश में कि किस प्रकार अपने जो युवा साथी हिमाचल की जनता की सेवा की है। दुख इस बात का होता है कि बिहार में 20 साल से पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। प्रति व्यक्ति आए बिहार में 87,000 रुपए, यानी कि 20 साल से जो प्रदेश में एक मुख्यमंत्री चुनता हो, एक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार चुनता हो, हमारे प्रति व्यक्ति आय 2,57,000 रुपए है। बिहार की 83,000 रुपए बिहार की। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल में उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश 2021 में थी, हम 21वें स्थान पर थे। असर की रिपोर्ट आई, हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया और हम 2025 में 5वें स्थान पर पहुंच गए, जहां प्रति व्यक्ति आए 2,57,000। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हमारी 99.30, 91% महिलाओं का शिक्षित होना इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विकास की नीति, कांग्रेस की सोच आम आदमी तक पहुंचने की महज सोच नहीं है, जीवन यापन बदलने का एक नया तरीका है। ये कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में कर रही है। बिहार के आंकड़े आपको, क्योंकि आने वाले समय में सभी लोग बताते रहते हैं, मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाता। एयरपोर्ट से जब मैं आ रहा था तो बिहार का मैं हाल देख रहा था। बिहार जो एक समय विश्व समुदाय को शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला से विक्रमशिला तक यहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। बुद्ध की धरती है ये। उस धरती में जहाँ टूरिज्म एक आय का मुख्य स्रोत हो सकता था, इस प्रदेश में आज जो हालात है उसमें बदलाव की जरूरत है। और बदलाव कोई और नहीं ला सकता। बदलाव आप पत्रकार बंधु ला सकते हैं। आप पत्रकार बंधु के साथ इस प्रदेश की जनता ला सकती है। एक बार आप बदलाव कीजिए, हमारे महागठबंधन को आप वोट दीजिए। तेजस्वी यादव जो हमारे महागठबंधन के यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके सहयोग से आगे बढ़ रही है और एक कांग्रेस की विचारधारा और एक गठबंधन की विचारधारा को आगे लेकर हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई सोच का उदय होगा, एक नए विचार का उदय होगा और बिहार की जनता में बदलाव की बिहार दिखने को मिलेगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। और कई बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में गई, चुनावों से पहले उन्होंने 2,500 बांटने की बात की। दिल्ली में भी चुनावों से पहले 2,000 रुपया महिलाओं को देने की बात की। हिमाचल प्रदेश में 2,87,000 महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपया हर महीने मिल रहे हैं, यानी कि 18,000 रुपया साल का हम 3 लाख महिलाओं को दे रहे हैं जो वृद्धावस्था महिलाएं हैं। दूसरे चरण में 3 डिस्ट्रिक्ट में हम 1,500 रुपया अपना महिलाओं को दे रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद भी और प्रदेश में पिछले 3 डिजास्टर्स में तकरीबन 1,500 लोगों को हमने खोया है। 40,000 करोड़ की संपत्ति का हमें नुकसान हुआ है। हम उस आपदा से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जो रोजगार उन्मूलन नीति है, लोगों को साथ लेकर प्रदेश के विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में हमने हावर्ड पेंशन स्कीम लागू की है, यहाँ भी सरकारी कर्मचारी जो बिहार के हैं, जो अधिकारी बिहार के हैं, चाहे वो क्लास 4 का कर्मचारी है,
चाहे वो क्लास 3 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 2 का कर्मचारी और अधिकारी है, हम यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर राजनीतिक लाभ के कहना होता तो हमारी सरकार तो 2027 तक थे, चुनावों से 1 वर्ष पहले हम कहते। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने बिहार में काम किया है, अपने जीवन के 25 से 30 साल दिए हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने का दायित्व हमारी गठबंधन सरकार का होगा, वो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये एक नीतिगत विचार लेकर हम आएंगे और किस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले और किस प्रकार से लोग आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जो आज बिहार का साक्षरता दर 70% है, वो भी हिमाचल के संदर्भ में आगे आए। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम बिहार के जो नागरिक है उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू की है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी तरक्की हुई है। जो भी चीज होती है उसको हम मुफ्त में हिम केयर के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। 2500 रुपया महिलाओं को सीधे खाते में जाएंगे। जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। महिला एक ऐसी शक्ति होती है जो एक नई जीवन रेखा का परिचय देती है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार उन्हें 2500 रुपया प्रतिमाह देगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ फ्री टैबलेट की बात की है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। हमने सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं उन्हें हमने डे बोर्डिंग के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया है। यानी कि एक शिक्षा का जो स्कूल है उस स्कूल में हम तकरीबन प्री नर्सरी से लेकर +2 तक की एक ही इंटीग्रेटेड शिक्षा होगी। खेलने के लिए मैदान होगा और दिन का भोजन उन्हें स्कूल में उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि पौष्टिक आहार उन्हें मिले और शाम को अपने वो घर जाएंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कंसेप्ट को विकसित किया है और इस आने वाले समय में उस कंसेप्ट पर हमारा पूरी तरह शिक्षा में बदलाव हो जाएगा। पर यहाँ 8वीं से 12वीं तक फ्री टैबलेट और कंप्यूटर बांटने की बात की है। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्धा पेंशन 2500 रुपए की जाएगी। हमारे यहाँ जितने भी अनाथ बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जो बच्चा अपनी माँ को खो चुका है, जो बच्चा अपने पिता को खो चुका है, उसके लिए सरकार ने देश का ऐसा पहला कानून बनाया जिसमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का कानून बनाया जहां उन्हें सुविधा मिले। ये क्या कानून है? यानी इस कानून के माध्यम से सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र तक का बच्चे का ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी और जब 18 साल से ऊपर का होगा तो हर महीने उसे 4000 रुपया मिलेगा। साल का 48,000 पॉकेट मनी के लिए रूप में मिलेगी। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसको कोचिंग, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए 75,000 रुपया कोचिंग का मिलेगा और जब डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी पूरी डॉक्टर की फीस हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। हॉस्टल में रहने का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। सर्दी के लिए 10,000 रुपया कपड़े का देगी। फेस्टिवल अनाउंस 500 रुपया हर फेस्टिवल का देगी। ये हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ अनाथ बच्चों के लिए सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इसी तरह प्रदेश की जितनी विधवा महिलाएं हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। सामाजिक कार्य प्रणाली के रूप में अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो जो विधवाएं हैं, एकल नारी है, उनको घर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार 3 लाख रुपया अपने संसाधनों से दी जा रही है। गरीब परिवारों के उद्योगों के लिए 20 लाख तक की सहायता की बात की गई है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई है। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी इंडस्ट्री
क्लस्टर, IT पार्क, SEZ और डेयरी वेस्ट इंडस्ट्री, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की बात की गई है। हमने तो डेयरी वेस्ट इंडस्ट्रीज को धरातल पर ला दिया है और एक परिवार जिसकी इनकम गाय के दूध से जो 10,000 रुपये, वो 5,000 या 10,000 होती थी, वो 20,000 हो गई है। कई लोग एमटेक छोड़कर डेयरी इंडस्ट्रीज में लगे हैं और हमारा वातावरण जो है वो डेयरी इंडस्ट्री और प्राकृतिक प्रेमी से संबंधित हमारे नागरिक वहाँ के हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में बदलाव आना चाहिए और एक बार आप महागठबंधन को मौका दीजिए। मेरा ये मानना है जिस प्रकार राहुल गांधी जी सब राज्यों का, जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, वहां उस पर आगे जो भी सोच विचार करके नीतिगत बदलाव ला रहे हैं, उसका फायदा बिहार के लोगों को भी होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। ये हमारा बिहार का महागठबंधन का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र के माध्यम से ये एक व्यवस्था परिवर्तन का दौर लाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नीतिगत बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली राज्यों में होगा। धन्यवाद। जय जय जय। खड़ा होकर करते हैं इधर सर। इसमें तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है, कांग्रेस का प्रण नहीं है। ये महागठबंधन जो होता है उसका प्रण होता है, सिर्फ तेजस्वी का नाम लिखा है। उनका नेतृत्व में ये प्रण है तो उसका है। और डिप्टी सीएम होता कांग्रेस का तो अच्छा होता, आपको लगता है उसकी घोषणा? देखिए, सरकारें बनती है, सरकारें बदलती है, जनता में बदलाव होना जरूरी है, जनता में आत्मविश्वास होना जरूरी है। महज पद बांट के सरकारों का संचालन नहीं होगा। डिप्टी सीएम कांग्रेस का वो समय के अनुसार जब आप बदलाव करेंगे, आप बदलाव करके जब लाओगे तो निश्चित तौर पर उसमें बैठकर जो आपसी सामंजस्य क्या करना है उस समय तय किया जाता है। सुखविंदर जी, इसमें एक है कि सबको हर घर नौकरी देने की बात कही जा रही है आप लोग की तरफ से, और भी कांग्रेस की सरकार है अन्य राज्यों में, वहाँ तो आपने कोशिश नहीं की, आप यहाँ बिहार में कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, तो शायद चुनाव जीतने के लिए आपने ये कर दिया, क्योंकि और भी जगह पे आपने ये किया नहीं है। कांग्रेस जो और भी सरकार है अन्य राज्यों में, तो ये बिहार में ही क्यों आप करना चाह रहे हैं? तो पहले आपने ऐसा प्लानिंग क्यों नहीं किया दूसरे राज्यों में? ऐसा है, 20 साल से तो नौकरी मिली नहीं है। मिली? अपना एम्प्लॉयमेंट रेट तो देखिए। एक सोच विकसित करने की जरूरत है। बिहार की जनता जब सोच और बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी तो एक परिवार में एक नौकरी क्या अनगिनत रोजगार के साधन पैदा होंगे। चुनाव के दौरान 2% वाले वोट के लिए मोदी जी नाच भी सकते हैं, क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सभा के दौरान कहा कि मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, इस तरीके का बयान क्या चुनाव के दौरान देना चाहिए? देखिए, राजनीति में कई चीजें होती है, उनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिहार की जनता में बदलाव कैसे आए, बिहार की जनता का विकास कैसे हो, बिहार की जो सड़कें जिनको जो अभी मैं देख रहा था उनके हालात कैसे बदले और 20 साल में आप कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बिहार के लोगों का आत्मसम्मान, बिहार के लोगों को रोजगार, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, इस दृष्टिकोण से हमें आगे के कार्य करने हैं। सुखू जी, कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान रहा है, 18% आबादी है, 17.17 बिहार के अंदर, उसके लिए कोई डिप्टी सीएम का पोस्ट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आपने 3% आबादी वाले को डिप्टी सीएम अनाउंस किया। मुसलमानों में नाराजगी है। सवाल आप कांग्रेस के वोट की ना करिए, कांग्रेस का वोट तो हर इंसान में है। इस देश की आजादी के लिए जो कांग्रेस ने किया और इस देश को बनाने के लिए जो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस की विचारधारा में है। आप भी कांग्रेस विचारधारा के हैं, बेशक सवाल आप पूछ रहे हैं। आजाद भारत में आजाद भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, 75 साल के लोकतंत्र को जो जिंदा किया है,
जहाँ कोई भी पार्टी आकर अपना मुख्यमंत्री घोषित कर सकता है। इस विचारधारा की मजबूती लोकतंत्र की किस पार्टी ने की है? कांग्रेस पार्टी ने की है। जहाँ एक पत्रकार आज खुद होकर मुख्यमंत्री से भी पूछते हैं, ये किसने दिया है? ये आजाद सोच किसने दी है? कांग्रेस पार्टी ने दी है। और किसी धर्म से नहीं। कांग्रेस पार्टी सर्व विकास में विकास करती है, सर्वांगीण विकास में विश्वास करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार में आप क्या सोचते हैं? क्या उसी पार्टी को चाह रहे हैं जो 20 साल से आज ये हालत पर पहुंचा रखी है? आपका लिटरेसी रेट 70% है, पर कैपिटा इनकम 87,000 रुपया है। क्या आप अपने में बदलाव नहीं चाहते? हर घर में जो तेजस्वी का नारा, उस नीतिगत बदलाव से आगे नहीं आना चाहते? 18% वाले के लिए डिप्टी सीएम का नाम करेंगे क्या? आखिरी में सुनील राज जी। प्रतिशत के हिसाब से चयन नहीं होता है। जीतने के बाद लोगों की भावनाओं ने जिस सरकार को मैंडेट दिया होता है, उसके बाद विचारधारा से नेता बैठकर आगे की रणनीति सोचते कि कौन आदमी किस प्रकार से सेवा करेगा। लेकिन 30% वाले का नाम सुनील जी, मेरा एक सवाल था आपसे सर। आप यहाँ आए, पटना एयरपोर्ट से आपने होटल नारिया तक की गली की और आपने एनालाइज कर लिया कि बिहार में सड़कें कैसी हैं। आपने लगातार हिमाचल की बात की कि हिमाचल में आपने क्या क्या काम किया। आप पूरा वर्बेटम जो था ये था कि अब रेवड़ी बांट करके हम सरकार बनाए। क्या ये साबित बताना चाहते हैं कि रेवड़ी बांट कर ही लोग सरकार बना सकते हैं? कहाँ रेवड़ी बांटी? रेवड़ी बांटने की बात है। आपने कहा कि हमने किसानों के लिए ये किया, दूध पालकों के लिए ये किया। नहीं, पैसे मिल रहे हैं उनको, वो पैसे ले रहे हैं। किया नहीं है, वो हो चुका है। वो लोग पैसे ले रहे हैं, पता कर लीजिए। तो हम तो वही बात कह रहे हैं ना कि आप रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। यहाँ रेवड़ी नहीं बांटने कर रहे, यहाँ बिहार में भी आप वही बात कह रहे हैं। आप क्या काम करेंगे इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि आप करें तो अच्छा, जेडीयू वाले करें तो आप कह रहे हैं खराब कर रहे हैं। मैं बोलूँगा, हम रेवड़ी नहीं बांट रहे। हम बोल रहे 20 साल से जो लोग रेवड़ियाँ बांट रहे हैं यहाँ, जो आजीविका दीदी जो 10,000 रुपया चुनावों से पहले बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनावों से पहले बांटी, आज तक नहीं दी गई। उसके बाद तो रेवड़ियाँ बांटने का काम वो कर रहे हैं। हमने जो कहा ओल्ड पेंशन स्कीम की, पता कर लीजिए। जो हमने उस समय कहा था संकल्प पत्र या अपनी गारंटी के द्वारा, वो सब पूरा कर रहे हैं। ये क्या है? धन्यवाद।